अमन्त्रम् अक्षरं नास्ति, नास्ति मूलमनौषधम्, अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। इसका अर्थ है अमंत्रम अक्षरम नास्ति, यानी ऐसा कोई अक्षर या वर्ण नहीं है जिससे मंत्र न बन सके। नास्ति मूलम अनौषधम, यानी ऐसी कोई वनस्पति या जड़ नहीं है जिसमें औषधि या तो दवाई का गुण न हो। अयोग्य पुरुषो नास्ति, यानी संसार में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अयोग्य या निकम्मा नहीं होता। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष योग्यता होती है। और योजक तत्र दुर्लभ, यानी ये सब तो होता है लेकिन ऐसा व्यक्ति, ऐसा पारखी दुर्लभ है, यानी मिलना मुश्किल है, जो इन सभी चीजों में छिपी हुई क्षमताओं को पहचान सके और उसका सही उपयोग या तो योजना कर सके। हरिओम। तो उपाय में सबसे पहले देखना होता है कि जितने भी परिवर्तन होते हैं उसे हमें ध्यान रखना होता है। किसी भी परिवर्तन के बाद तुरंत पानी नहीं पीना है। जैसे नींद से जागकर पानी नहीं पीना है, मल मूत्र त्याग करने के बाद भी। अ, आवाज कम आ रही है क्या? हाँ, थोड़ा जोर से अगर बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। मलमूत्र त्याग करने के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना है, स्नान के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना है, भोजन के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना है। ऐसे दिन भर में जो भी छोटे मोटे परिवर्तन होते रहते हैं, इसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जिस अंग में परिवर्तन होता है, अगर हमने पानी पी लिया है तो उस अंग में रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे मल मूत्र त्याग करते हैं तो उसके बाद अगर पानी पीते हैं तो बहुमूत्र होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना होती है, बड़े आंत में खराबी होती है। स्नान के तुरंत बाद अगर पानी पीते हैं तो चर्म रोग, अस्थमा, ऐसे रोग होने की संभावना है। और भोजन के तुरंत बाद हम पानी पीते हैं तो एसिडिटी, गैस, अपचन जैसे रोग होने की संभावना अधिक होती है। प्रातः काल उठने के बाद जल पीने का बहुत ही अधिक महत्व है आयुर्वेद में। उसके कई सारे लाभ भी हैं, परंतु इसकी भी एक विधि है। इस विधि के बगैर अगर हम प्रातः काल पानी पीते हैं तो भी हमें रोग को हम आमंत्रित कर सकते हैं। इसलिए उसकी जो विधि है वो दिनचर्या के सत्र में विस्तार से हम बताई जाएगी, और उसका फिर उपयोग करके आप प्रातः काल पानी पीने की जो विधि है वो आप सीख सकते हैं। लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है उस समय पे अगर हमें पानी पीना है तो हम पी सकते हैं। जैसे आधी रात को प्यास लगी और नींद से जाग गए और प्यास लगी है तो पानी पी के तुरंत सो गए, कोई आपत्ति नहीं है। अ, हम धूप में खड़े हैं और वहां पर हमें प्यास लगी है तो धूप में ही पानी पी लिया तो भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन धूप से निकल कर हम छांव में आते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं तो ये नुकसान हो सकता है। कई महिलाएं हैं जो रसोई घर में भोजन बनाते समय उनको थोड़ा गर्मी लगती है तो वो आकर पंखे के नीचे खड़े रहकर फिर पानी पीते हैं, तो वो बहुत ही हानिकारक है। रसोई घर में जहाँ गर्म हो रहा है वहीं पर पानी पी लेते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। शरीर के किसी अंग को अगर चोट लग जाती है तो चोट भी एक प्रकार का परिवर्तन है, तो चोट के बाद भी कभी पानी नहीं पीना है। चोट के बाद गर्म जल, गर्म कोई भी पेय अगर पीते हैं तो वो अमृत समान होता है, और ठंडा जल विष का काम करता है। कई बार देखते हैं कि कोई मोटरसाइकिल पे चल रहा है और वो गिर जाता है तो तुरंत लोग इकट्ठा होते हैं और उसको उठाकर बैठाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं, अरे ठंडा पानी लाओ। ठंडा पानी अगर उसको पिला दिया, वो पहले अच्छे से गाड़ी चला रहा था, बाइक चला रहा था, और वो गिर गया है, उसे चोट लगी है, ऐसे में अगर ठंडा पानी पिलाएंगे तो और भी उसको परेशानी हो सकती है। आप में से कई लोगों ने रक्तदान किया होगा, और रक्तदान के बाद अगर आपको याद आता है तो गर्म चाय या गर्म कॉफी पिलाई जाती है। अब आप सोचिए, चाय तो जहर का काम करता है, तो ऐसे में रक्तदान के बाद चाय पीना अच्छा है या नहीं है? अगर हम किसी फल का रस पीते हैं, मौसम्बी का जूस पीते हैं, वो तो पोषक होता है, लेकिन फिर भी रक्तदान के बाद हमें जूस नहीं पिलाया जाता, चाय और कॉफी पिलाई जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रक्तदान करने के बाद हमारे शरीर में परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन के बाद अगर हम ठंडी चीज लेंगे तो हमारे शरीर में वात बढ़ाएगा। इसलिए वहां पर चाय ठीक नहीं है, कॉफी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी शरीर में परिवर्तन हुआ है, इसलिए गर्म पेय पीना अमृत समान होता है। अ, महिलाओं को जो मासिक धर्म होता है वह भी एक बड़ा परिवर्तन होता है। मासिक धर्म में भी बहुत वात बढ़ने की संभावना होती है, यानी मासिक आरंभ होने के 2-3 दिन पहले से ही शरीर में, कमर में, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो उस समय पर वात बढ़ता है, और पित्त बढ़ने से मासिक धर्म आता है। तो ये वात बढ़ने के कारण ये दर्द बढ़ जाता है। तो ये शरीर में होने वाला बहुत बड़ा परिवर्तन है। इस विषय में महिलाओं की जो दिनचर्या का सत्र लेंगे उसमें विस्तृत जानकारी महिलाओं के दिनचर्या में दी जाएगी कि मासिक धर्म में कैसे व्यवहार करना है, जिससे वो अगर जितनी भी महिलाएं जुड़ी हैं वो अगर ये सीख लेती हैं तो ये सुनने के बाद उनके मासिक धर्म के समय होने वाला जो दर्द है वो करीब करीब 90% दर्द से छुटकारा मिल सकता है। तो ये जानकारी जो है वो दिनचर्या जो सत्र होगा महिलाओं का, उसमें ये मासिक धर्म के बारे में बता दिया जाएगा।
संभोग के तुरंत बाद भी वात बढ़ता है, इसलिए संभोग के तुरंत बाद पानी पीना यह जहर के समान होता है, या फिर नहाना या कोई भी ठंडा पेय पीना यह भी जहर के समान ही काम करेगा। इसलिए उस समय पे गर्म दूध, गाय का घी मिलाकर पीते हैं तो ये अमृत का काम करता है। इसलिए उस समय पर भी पानी नहीं पीना चाहिए। ध्यान रखें, जितना बड़ा परिवर्तन होगा उतना बड़ा उपाय करना पड़ेगा। अर्थात विवाह जो है वो जीवन का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। विवाह के पश्चात महीने भर मन में उथल पुथल मची रहती है, दोनों के, वधू और वर के दोनों के मन में उथल पुथल रहती है। तो वह बहुत बड़ी मात्रा में वह बढ़ा रहता है। इस दौरान ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे वात विकार बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो नव वर वधू के लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक ये सब भी बहुत ही हानिकारक होता है। ठंडी जगह घूमने जाना यह भी वात की वृद्धि कर सकता है, जिससे मन कमजोर हो जाता है और यौन शक्ति भी क्षीण होने लगती है। इसलिए जब भी इतना बड़ा परिवर्तन उतना बड़ा उपाय होता है। माता जब संतान को जन्म देती है तो स्त्री के जीवन में ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। पहले के समय में जिनको याद होगा तो प्रसव से शरीर खाली हो जाता है और वायु भीतर न घुसे, इसलिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं उसे रोकने के लिए। जैसे प्रसूता को अधिक मात्रा में घी खिलाया जाता है, घी से वात कम होता है। सूखेपन से बचाने के लिए तेल की मालिश की जाती है। हवा की गति से बचाने के लिए बंद कमरे में बिना पंखे के रखा जाता है। ठंड से बचाने के लिए गर्म आहार दिया जाता है। गर्म धुएं का सेक दिया जाता है। कई दिनों तक सादे जल से स्नान नहीं किया जाता, गर्म पानी से स्नान किया जाता है। यह उपाय मासिक उथल पुथल को भी नियंत्रित करता है। इसलिए जितना बड़ा परिवर्तन उतने बड़े उपाय होते हैं। जो ऋतु परिवर्तन होता है तो ये ऋतुचर्या में तो आएगा ही, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अभी भी दे देते हैं कि जैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है उस समय पर भी वात विकृत हो जाता है। वर्षा ऋतु के आरंभ में एकदम तेज परिवर्तन होता है, क्योंकि गर्मी के पश्चात वर्षा शुरू होती है। तो ये इसलिए वर्षा ऋतु में वात के रोग अधिक मात्रा में बढ़ते हैं, विशेषतः जब गर्मी से ठंड की ओर ऋतु परिवर्तन होता है। उस समय वात के रोगों की बढ़ने की जो गति है वो बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए बहुत सावधानी उस समय पर रखी जाती है। अन्य कुछ उपाय ऐसे हैं कि जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, कब्ज रहती हो, उन्हें पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए। और ये पानी पीते समय, पीने के पश्चात अगर वो पंजों के बल पर कुछ कदम चलते हैं तो उनको अधिक लाभ होगा। हमेशा बैठकर पानी पिए। खड़े रहकर पानी पीने से पैर, घुटने और कमर में दर्द रहने लगेगा। गर्म पानी खड़े रहकर पीते हैं तो घुटने तथा कमर के दर्द में कमी आ सकती है। सादा पानी हमेशा बैठकर पीना है और गर्म पानी हमेशा खड़े रहकर पीते हैं तो हमें बहुत अधिक लाभ होगा वात के लिए। भोजन करते समय भी सदैव बैठकर ही भोजन करना है। खड़े रहकर भोजन करते हैं तो आव की बीमारी हो सकती है। भोजन के विषय में जो दिनचर्या होगी उसके विषय उस समय पर विस्तृत जानकारी मिलेगी। वर्षा ऋतु के ये जो 2 महीने होते हैं, इनमें वात विकृति होने पर पस्ती यानी एनिमा का प्रयोग कर सकते हैं। एनिमा में जल तथा तिल के तेल के साथ नमक का भी प्रयोग उचित होता है, जिससे वात शमन हो सकता है। शाम के समय गीत संगीत, नृत्य, भजन, कीर्तन, चित्रकला, कविता, प्राकृतिक सौंदर्य, इनके अगर दर्शन करते हैं, इसमें अगर अपना मन रमाते हैं तो वात नियंत्रित आसानी से हो सकता है। क्योंकि वात का और मन का गहरा संबंध है। मन अगर प्रफुल्लित रहेगा तो वात अपने आप कम हो जाएगा। और एक बात है कि ये सारे उपाय करने से बीपी भी कंट्रोल में आ जाएगा। जिनको रक्तचाप की बीमारी है उनके लिए भी यह शाम के समय में गीत संगीत, नृत्य, भजन, कीर्तन ये बहुत ही उपयोगी होता है। वात के शमन के लिए और एक जो उपाय है कि बिना अपेक्षा का प्रेम वात को नियंत्रित रखता है। जैसे दादा दादी तथा नाना नानी का अपने नाती पोती के लिए जो सात्विक तथा निरपेक्ष प्रेम होता है, वह भी दादा दादी या नाना नानी का जो वात है उसको नियंत्रित कर सकता है। मन में जितना प्रेम उमड़ता है उतना वात नियंत्रित होता है। अगर थकान के कारण वात कुपित हुआ है तो उसमें आराम करना या शांत रहना, यह वात को नियंत्रित करने के लिए अच्छा उपाय हो सकता है। प्राकृतिक मिठास से युक्त भोजन अगर करते हैं तो भी हम वात को नियंत्रित कर सकते हैं। रासायनिक प्रक्रिया से मुक्त जो शक्कर होती है जिसे मिश्री कहा है, बगैर रसायन का गुड़ अगर हम खाते हैं तो भी लाभ होता है। मौसम के तथा अपने ही भौगोलिक क्षेत्र के मीठे फल और सब्जी खाते हैं तो भी वात कम होता है। शहद यह भी वात को नियंत्रित करता है। इनका अगर हम सेवन करते हैं तो वात पर हम विजय पा सकते हैं। इसके साथ ही चिकना युक्त लेकिन पचने में हल्का भोजन, वह भी वात को नियंत्रित रखने में हमें सहायता देता है।
समय पर और ताजा भोजन करने से वात नियंत्रित रहता है। भोजन के साथ अथवा तुरंत बाद गर्म जल पीने से भी वात नियंत्रित रहेगा। इसके तुरंत बाद संभव हो तो अवश्य बैठकर मूत्र त्याग करें। फिर 5-10 मिनट वज्रासन में बैठे। रात्रि में भोजन के बाद 10 मिनट तक शतपावली यानी शत कदम अवश्य चलें, जिससे भोजन की पाचन प्रक्रिया अच्छी रहेगी तो वात नहीं बढ़ेगा। अब क्या नहीं करने से वात को हम नियंत्रित कर सकते हैं, यह भी हमें जानना चाहिए। मल मूत्र त्याग करते समय विचारों में नहीं डूबना है। शौच के समय आंतों पर अधिक जोर लगे ऐसा भी नहीं करना है, जिससे आंतें कमजोर हो सकती है और हर्निया जैसी बीमारी हो सकती है। किसी भी परिवर्तन के बाद शरीर में वात विकृत होता है, अतः परिवर्तन के तुरंत बाद ऐसे कार्य न करें जिससे वात विकार बढ़ सकता है। जैसे पानी पीना, पंखे की तेज हवा खाना, नहाना, नहाने के तुरंत बाद पानी पीना, या भोजन के बाद तुरंत नहाना, या पंखे की तेज हवा से कानों में हवा घुसना, भोजन संभोग आदि के बाद नहाना। ऐसी आदतों से बहुत गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में पनप सकती हैं। वात विकृत व्यक्ति ने नहाते समय साबुन का प्रयोग ना करे तो ये अच्छा होता है, क्योंकि साबुन में जो रसायन होते हैं वो त्वचा के ऊपर जो प्राकृतिक चिकनाई होती है उसे नाश कर देता है। तो वो चिकनाई नष्ट हो जाएगी तो शरीर रूखा हो जाएगा और वात को बढ़ने के लिए वो मदद करेगा। इसके स्थान पर आप नहाने के लिए कच्चा दूध या नींबू का रस या फिर बेसन, जौ का आटा, ऐसे विविध चीज़ों का हम उपयोग कर सकते हैं, जिसे महाराष्ट्र में हम उपना कहते हैं, उपटन कहते हैं। उससे भी स्नान कर सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर सकते हैं। देसी गौ माता के गोबर से बना स्नानराग होता है, उससे स्नान करते हैं तो शरीर पवित्र तो होता है, उसके साथ कई सारी त्वचा की बीमारियों से भी हम मुक्त रह सकते हैं। तो यह भी हम वात से संतुलित करने के लिए, वात को संतुलित करने के लिए यह हमें बहुत ही सहायता देगा। जिन लोगों को बार बार खाते रहने की आदत है वह भी उन्हें छोड़नी चाहिए, क्योंकि बार बार खाने से भोजन ठीक से पाचन नहीं होगा, जिससे वात बढ़ेगा। दो सॉलिड अन्न यानी भोजन के बीच में कम से कम 4 से 6 घंटे का अंतर रखना चाहिए, जिससे पहले जो भी भोजन किया है वो ठीक से वो उसका पाचन प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद ही हमें दूसरा भोजन करना चाहिए या दूसरी बार अन्न खाना चाहिए। उसी तरह अधिक उपवास करना या भूखा रहना यह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उपवास कैसे करना, इस विषय का भी एक सत्र होने वाला है। जो भी सहपाठी अधिक उपवास करते हैं वे अगर इस उपवास के सत्र का ध्यान से अध्ययन करेंगे, उसके विज्ञान को सीखेंगे, तो आध्यात्मिक के साथ साथ स्वास्थ्य का भी लाभ उनको मिल सकता है। रूखा, ठंडा, बासी और फ्रिज में रखा हुआ भोजन ना करें। सबसे अधिक वात बढ़ाने का काम यह रूखा, सूखा और फ्रिज में रखा हुआ अन्न करता है। यह बचपन में ही बुढ़ापे को आमंत्रित कर देगा। उसके साथ ही जब वात बढ़ा रहता है तब खटाई, खास करके कच्ची खटाई खट्टी चीजें यह बिल्कुल नहीं खानी है। आलू, प्याज, गोभी, हरी सब्जी, सलाद, बिना छिलके की दालें, बेसन, मैदा, कड़वे और कसेले आहार जो है वो वात के विकार को बढ़ने में उपयोग करते हैं। इसलिए हमें इनका उपयोग कम करना होता है। खाने के बाद पानी पीने से, नहाने से, परिश्रम, व्यायाम, संभोग आदि के बाद भी वात विकृत होता है। अभी जो कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट, तो उसको तुरंत सलाइन लगाई दी जाती है, ग्लूकोज लगा दिया जाता है। उसे शक्ति तो तुरंत मिल जाती है, लेकिन वो जो ग्लूकोज है वो उसकी प्रकृति ठंडी होती है, जिससे शरीर में वात की बढ़ोतरी होने लगती है। यानी वो अशक्ति के लिए तो ग्लूकोज काम कर देगा, लेकिन शरीर में वात बढ़ा देगा और वात के कारण और भी कई सारी नई बीमारियां हमारे शरीर में आती हैं। देखने में आता है कि हमारे देश में लोगों की सलाइन पर भगवान से भी अधिक श्रद्धा होने लगी है। इतना सारा सलाइन का उपयोग हमारे देश में होने लगा है। जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो ऐसा देखा जाता है कि वास्तव में 90% सलाइन की आवश्यकता ही नहीं होती है, लेकिन एडमिट हुआ है तो तुरंत सलाइन चालू कर देते हैं, उनको चढ़ाना चालू कर देते हैं। वात कुपित होने पर आराम करने से लेकिन आलस नहीं आना चाहिए। आराम अवश्य करना है, लेकिन आलसी व्यक्ति बन जाते हैं तो भी वात बढ़ने लगेगा। आलस जो होता है वो वात को अनियंत्रित ढंग से शरीर में भटकना आरंभ कर देगा और मन की गति को अनियंत्रित कर देगा, जिससे विकार का सबसे प्रमुख कारण ये बन सकता है। रात्रि का जागरण है वो भी वात को विकृत करता है। जो विद्यार्थी देर रात तक जागरण करके पढ़ते हैं वे अपनी स्मरण शक्ति को क्षीण कर देते हैं। जो रात की शिफ्ट में काम करते हैं उनका भी वात विकृत होता है। शरीर तथा दिमाग की कार्य करने की क्षमता भी वो क्षीण कर देते हैं। इसलिए यह वात में हमें ध्यान रखना है कि क्या क्या नहीं करना है। वात का तो यहाँ समाप्त हो गया।